Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor, your medicopaji. Whether you, I can say, I always say whether you love me or hate me, it's your wish. So this is one of my favorite topic to learn about and teach. मुझे ये टॉपिक पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है. एंड थोड़ा मैं फ्लेक्स नहीं करूंगा इस चीज पे, बट मेरी इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत ही मास्टरी है. ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा इस पे मेहनत की है. ठीक है जी. सो दैट इज टुडेज टॉपिक इज न्यूरोसिस्टिकोसर्कोसिस. यू हैव वन सेकेंड. You have seen the thumbnail and title. And neurocysticercosis is caused by the larva of the Taenia solium. Taenia solium, which is the parasite, or Taenia solium and Taenia saginata causes teniasis, which is an intestinal manifestation, which is an intestinal. It causes diarrhea, it causes GIT infections and all. But उन GIT infections से हटके it can also cause the infections of the muscles as well as very serious disease, that is neurocysticercosis, and one of the leading cause of the epilepsy in all over the world. और neurocysticercosis इतनी खतरनाक बीमारी है, बट इतनी ज्यादा आप इतने आसानी से इसको प्रिवेंट कर सकते हो कि मैं आपको बता नहीं सकता. बाय सिंपल हैंड वॉशिंग, बाय getting a good by having a good personal hygiene, you can prevent this disease. So neurocysticercosis, that is NCC, इसका life cycle, clinical features, lab diagnosis, treatment and prevention we will see, MCQ, PYQ and clinical case at the end. So one of my favorite thoughts, not the ones speaking the same language, but the ones sharing the same feeling understand each other. मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बट मैं ऐसे किसी को ऐसे हेट नहीं करता. आई डोंट हेट एनीवन इन दिस ऑन दिस प्लैनेट. बट मेरी सबसे नहीं बन सकती है, आपकी भी किसी से नहीं बन सकती, बट जिसकी फीलिंग सेम हो, जिसके गोल्स सेम हो, उनसे हमारी बनती है. सो जैसे आई एम एन एनिमल पर्सन, सबको होना चाहिए. मैं कोई ये नहीं कि सबको, दे आर मोस्ट, क्या कहते हैं, इनोसेंट क्रिएचर्स द गॉड हैज क्रिएटेड, एनिमल्स. तो ये जो पिक है, ठीक है, देयर इज वन लैम, देयर इज वन डॉग, ऐसी एनिमल्स से आप, दे आर द मोस्ट इनोसेंट. अगर आप इनोसेंट हो तो आप अपने आप एनिमल्स से कनेक्ट हो जाओगे. एंड यू कांट हर्ट देम, यू कांट ईट देम, यू कांट इवन ईट देम ऑल्सो, एंड यू कांट इवन हर्ट. तो सोच करना तो दूर, सोचने की बहुत बात होती है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप. ना खा सकते हो, ना मारने की सोच, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द मोस्ट इनोसेंट. अब फिर अब बंदे कहते हैं कि भाई वो काटते हैं, वो ये करते हैं, वो मारते हैं, वो आई डोंट नो द लेम स्टेटमेंट्स द पीपल गिव. तो बेटा, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स. एनिमल्स आर स्केयर्ड, दैट्स व्हाई दे अटैक, नॉट दे वांट टू अटैक, दे आर स्केयर्ड. एनिमल साइकोलॉजी क्या होता है कि मैं पहले अटैक कर दूं उससे अटैक करने से पहले, जिसकी वजह से कि वो प्रोटेक्ट हो जाए. सो दिस इज द एनिमल साइकोलॉजी. उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि हाँ भाई मैंने कैसे रिएक्ट करना टू द सिचुएशन. यू कैन ट्रेन देम, बट दिस इज, चलो फार फ्रॉम द टॉपिक. कहने की बात यह है कि अपने जैसे ढूंढो. टॉक्सिक के साथ रह के बहुत खुश है, और हर टॉक्सिक बंदे को लगता है कि वो टॉक्सिक नहीं है. ये भी बड़ा डायलॉग है. सो जो अच्छा लगता है वो करो, बट डोंट हर्ट एनीवन. दिस इज व्हाट आई कैन से. So cysticercosis is caused by the larval stage of tapeworm Taenia solium. Taenia क्या है? It is an platyhelminthes. Animal kingdom जाओ in your +1. Platyhelminthes है ना? Taenia, tapeworm and that all stuff. तो उसके लार्वा की वजह से cysticercosis होता है. और ये cysticercosis, अगर ये जो लार्वा की डिपोजिशन अगर CNS में हो जाए, अगर सीएनएस में लार्वा की डिपोजिशन हो रही है, देन इट इज नोन एज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस. एंड इफ अगर मसल में हो रही है, देन विल गो फॉर मस्कुलर सिस्टिसर्कोसिस. एंड अगर आई में हो रही है, देन इट इज ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस. और एक कई बार सबक्यूटेनियस में भी हो जाती है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे भी कई बार देयर कैन बी डिपोजिशन ऑफ द लार्वा ऑफ द टीनिया सोलियम. तो बेटा इसका लाइफ साइकिल आई विल डिटेल में स्टडी, तो आई विल डिटेल में तो टीनिया का लाइफ साइकिल आई विल डिस्कस इन द GIT इन्फेक्शंस ओनली. बट हाँ, जितना आपको यहां पर जरूरत है उतना मैं जरूर आपको बताऊंगा. सो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, शॉर्ट फॉर्म इज NCC. आगे मैं पूरी वीडियो में NCC ही बोलूंगा. सो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम. होस्ट
Human is both definitive and intermediate host. So sexual reproduction as well as asexual reproduction both take place inside the human only. कोई और जानवर, कोई और मच्छर, कोई और कीड़ा, कुछ भी is not having the tinea solium inside them. टीनिया सोलियम का एक ही होस्ट है, बोथ डेफिनेटिव, दोनों में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है टीनिया सोलियम, दैट इज ह्यूमन ओनली. इन्फेक्टिव फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्स ऑफ टीनिया सोलियम. हम इन्फेक्टिव फॉर्म की डेफिनेशन मैंने आपको करोड़ों बार बोल चुका हूँ कि इन्फेक्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो सबसे पहले आपके अंदर जाए, उसके बाद वो आपके अंदर अपने अंदर चेंज लाके आपके अंदर चेंज लाके डिसीज कॉज करेगी. आपके अंदर सबसे पहली जो फॉर्म जाएगी दैट इज माई इन्फेक्टिव फॉर्म, एमओटी. तो एमओटी क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन की. मैंने कैसे बोला? एग्स आपके अंदर जाएंगे. तो एग्स आपके अंदर जाते कैसे, ये ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसका एमओटी. इसका एमओटी इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. सो इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद एग्स, एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से टीनिया सोलियम का अंडा आपके अंदर जा रहा है, कि आपने कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाया है जो टीनिया सोलियम से इंफेक्टेड था. ओके कि आपने मान लो क्या कहते हैं, सॉइल में अब क्या कहते हैं, दिस टीनिया सोलियम के एग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन फीसिस. ठीक है, ह्यूमन फीसिस से इसके एग्स आर रिलीज्ड. तो कई जो बंदे क्या करते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं. ओपन डेफिकेशन इफ दे आर डूइंग इन सॉइल, और उस सॉइल के कांटेक्ट में कोई भी पर्सन फ्यूचर में आता है तो वो एग्स उसके हाथ पे लगेंगे. उसने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, पानी पी लिया, जो मर्जी कर लिया, और वो एग्स उसके अंदर चलेंगे. सबसे पहले तो वो टीनिएसिस करेंगे, इंटेस्टिनल टीनिएसिस करेंगे. एंड देन अगर हमारी बॉडी उसके एग्स, उसके लार्वा को खत्म नहीं कर पाई, इट कैन रीच टू द मसल्स, इट कैन रीच टू द आईज, इट कैन रीच टू द ब्रेन आल्सो, कॉजिंग वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसीजेस. एंड दिस इज नॉट ये कोई रेयर डिसीज नहीं है, ये मैं समझ रेयर डिसीज है, इट्स अ वेरी कॉमन डिसीज. पंजाब में ही, आई एम फ्रॉम पंजाब, एंड पंजाब में ही कितने केसेस आपको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के मिल जाएंगे. एंड कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? बाय हैविंग गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, नो ओपन डिफिकेशन, ऐसे इसके मेजर्स हैं. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है कि पोर्क खाना बंद करना पड़ेगा. पोर्क, अनकुक्ड मीट, पोर्क. पोर्क क्या होता है? दैट इज डेड पिग्स. कि वैसे तो you should try to quit meat, but if you are eating meat, if you are eating pork, इंडिया में पोर्क इतना नहीं चलता है. इंडिया में there is goats and hens also, and chicken only. उसकी वजह से भी आपको कितनी डिसीजेस हो सकती है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया. बट बाहर की कंट्री में देयर इज पोर्क ऑल्सो, देयर इज बीफ ऑल्सो, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है. सो इंजेक्शन ऑफ अनकुक्ड पोर्क मीट कंटेमिनेटेड विद लार्वे सिस्टीसर्कोसिस सेलुलोसे, जो इसका लार्वे का नाम है ऑफ द टीनिया सोलियम क्या है? दैट इज माय सिस्टीसर्कस सेलुलोसे, विच डेवलप्स इनटू अडल्ट. ये लार्वा, आप पिग के अंदर ये लार्वा पड़ा था, पिग की मसल्स के अंदर ये लार्वा पड़ा था. पिग को आपने खाया, पिग को खाते, पिग जो आपने खाया वो इंटेस्टाइन में गया, उसका जो मसल्स एंड ऑल, उसके अंदर टीनिया सोलियम का लार्वे था, वो लार्वा हो गया अडल्ट, अब वो जाके आपको सिस्टीसर्कोसिस कर देगा. ओके, सो ऑटो इन्फेक्शन. सो इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि यू कैन प्रिवेंट मेनी 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 डिसीजेस बाय नॉट ईटिंग द डेड एनिमल्स फ्लेश. ओके, एंड कॉजिंग लेस पेन टू देम एंड क्रिएटिंग अ गुड वर्ल्ड अराउंड यू. सो ऑटो इन्फेक्शन का ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है कि खुद ही बंदा खुद को इन्फेक्शन कर रहा है, खुद ही बंदा खुद को इन्फेक्शन कर रहा है. तो बेटा ऑटो इन्फेक्शन कैन बी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अभी आपको समझ आ जाएगा. एक्सटर्नल इन्फेक्शन दैट इज अनहाइजीनिक पर्सनल हैबिट्स. मेरे हाथ पे टीनिया सोलियम का अंडा लग गया, कंटामिनेटेड, मैंने सॉइल पे हाथ लगा लिया या कंटामिनेटेड फूड खा लिया, मेरे हाथ पे टीनिया सोलियम का अंडा लगा हुआ है. अब वो आपको हाथ, आपको नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, आपको दिखेगा ना, माइक्रोस्कोप पे दिखेगा. तो मैंने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, मेरे हाथों पे क्या था? टीनिया सोलियम का अंडा था. सिंपल सा डिसीज है, डिसीज इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपल सी प्रिवेंशन है. मैंने बिना हाथ धोए खा लिया, वो मेरे अंदर चला गया. इट कॉजेज अमीबियासिस फर्स्ट, इट कॉजेज टीनियासिस, देन इट कॉज्ड मी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस और मस्कुलर सिस्टिक सर्कोसिस, एनीथिंग इट कैन कॉज.
ऑटो इन्फेक्शन, मेरी गलती की वजह से मेरे को इन्फेक्शन हो गई, ये हो गया एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन। व्हेन यू डोंट टेक सम गुड प्रिवेंशंस और अनहाइजीनिक हैबिट्स की वजह से इट कॉजेज यू न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इंटरनल न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस किसकी वजह से होगा? रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बाय विच प्रोग्लोटिड्स थ्रो एग्स इनटू स्टमक। अब क्या होता है कि जो मेरे अंडे अंदर गए टीनिया सोलियम के, वो टीनिया सोलियम के जब अंडे मेरे अंदर गए वो अडल्ट बने, अडल्ट के जो सेगमेंट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स। इसकी सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स। देयर कैन बी इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, अडल्ट प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, उसकी सेगमेंट्स को, उसकी बॉडी के सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। अब पेरिस्टाल्सिस की वजह से, हमारे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस होती है, कई बार रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से द अंडे कम्स बैक इनटू द स्टमक, और उस स्टमक के अंदर आने की वजह से स्टमक हैज वेरी 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 रिच ब्लड सप्लाई, और वो अंडे सीधा ब्लड में चलने शुरू हो जाते हैं बाय सरपासिंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सो दैट इज माय इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन की अंडे उन्होंने करना मेरा टीनियसिस था इंटेस्टाइन में जाके, बट अब उन्होंने क्या कर दिया है? ब्लड में जाके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कर सकते हैं वो। ओके, सो पैथोजेनेसिस, एग्स रप्चर रिलीजेस एम्ब्रियो और ऑन्कोस्फेयर। एम्ब्रियो का दूसरा नाम क्या है? ऑन्कोस्फेयर। एम्ब्रियो पेनिट्रेट्स द इंटेस्टाइन। बेसिकली ऑटो इन्फेक्शन में, इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन में स्टमक में जाके वो स्टमक को पेनिट्रेट करके ब्लड सप्लाई में पहुंच रहे थे, बट वो ऐसे करना है क्यों जब वो इंटेस्टाइन को ही पेनिट्रेट कर सकते हैं? ये तो हमारी बॉडी ने हेल्प कर दी कि तू स्टमक में भी जाके इन्फेक्शन कर, तू स्टमक में भी कर, तू स्टमक के थ्रू भी ब्लड में जा, मैं इंटेस्टाइन के थ्रू में ब्लड में जाती हूँ। सो दैट इज इंटरनल ऑटो इन्फेक्शन आपके हाथ में नहीं है, बट एक्सटर्नल ऑटो इन्फेक्शन आपके हाथ में है। So embryo penetrates the intestine, enters the blood circulation, reaches the various organs. ब्लड में अगर पहुंच गया तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। दैट इट, इसकी तीन मेन जगह, वैसे चार मेन जगह, इसको चार जगह ज्यादा पसंद है, बट हाँ तीन आपने याद रखनी है। दैट इज मसल, आई एंड ब्रेन। एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म इनटू लार्वल स्टेज, दैट इज सिस्टिक सर्कोसिस सेलुलोसे। अब जो मेरा एम्ब्रियो बना था, जो एग्स अंदर गए, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से आगे लार्वा बनेगा, ये लार्वे ने अब चले जाना है डोरमेंट स्टेज में। किसमें चल जाना है? डोरमेंट स्टेज में। अब वो बड़ी लेट अडल्ट में होगा, ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा, बड़ी टाइम लगा के अडल्ट में कन्वर्ट होगा। और कहां कहां ये डिपॉजिट हो चुका है? ब्रेन में डिपॉजिट हो चुका है, कहीं भी कोई भी स्केलेटल मसल में डिपॉजिट हो चुका है, आईज में डिपॉजिट हो चुका है, एंड डिपॉजिट एज सिस्ट। अब ये सिस्टिक सर्कोसिस सेलुलोसे, दैट इज माय लार्वे ऑफ द टीनिया सोलियम, दिखता कैसा है? सो इट इज 5 mm लॉन्ग। इसका मैं सबकी डायमेंशंस याद करने के नहीं कहता, बट जिसकी डायमेंशंस पूछी जाती है तो उसको मैं नोट्स में लेके आता हूं, तो आपने याद करनी है। सो इट इज स्लाइटली ओवल। ये देख रहे हो, ये मेरा एक सिस्टिक सर्कोसिस सेलुलोसे है। ये दिस इज 1 2 3 4 5 6 5 mm लॉन्ग, स्लाइटली ओवर, येलोइश व्हाइट, कंटेन्स 2 चैम्बर्स। अब ये देखो, कंटेन्स 2 चैम्बर्स। अगर मैं इस लार्वे को पढ़ूं, सो दिस इज माय इंटरनल चैम्बर, ये येलोइश कलर का इंटरनल चैम्बर, एंड दिस बाहर वाला इज माय आउटर चैम्बर, दैट इज माय क्लियर फ्लूइड फील्ड। क्लियर फ्लूइड फील्ड है ये, वेसाइकुलर फ्लूइड है। वेसाइकुलर फ्लूइड का होता है क्लियर फ्लूइड फील्ड, आपको मैंने स्किन में करवाया था। सो 2 चैम्बर्स, आउटर सैक फिल्ड विद 0.5 ml ऑफ वेसाइकुलर क्लियर फ्लूइड। ये आप जो बाहर देख रहे हो, दिस वन, ये जो मैं ब्लू से ये कर रहा हूं, दिस इज माय क्लियर फ्लूइड, दिस इज माय आउटर चैम्बर। कितना क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है? 0.5 ml फ्लूइड, वेसाइकुलर क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है। और जो अंदर ये है, ये जो मेरा गोला है, दिस इज माय मेन थिंग। दिस इज, इट इज हैविंग ग्रोइंग स्कोलेक्स। ग्रोइंग स्कोलेक्स, स्कोलेक्स क्या होता है? हेड एंड दैट बॉडी एट द अपर एंड ऑफ द टीनिया की स्कोलेक्स। स्कोलेक्स जो मेन बॉडी पार्ट ऑफ टीनिया का है, जो लार्वा है, लार्वा ने आगे जाके अडल्ट बनना है, स्कोलेक्स अंदर ग्रो हो रहा है। ग्रोइंग अडल्ट इज प्रेजेंट in cystic sarcosis cellulose, protected by a fluid filled cavity, protected by a fluid filled cavity in the outer chamber, and inner chamber में उसकी बॉडी ग्रो हो रही है, स्कोलेक्स ग्रो हो रहा है। ओके, आपने एक रफ सा डायग्राम पेपर में बना के आना है, ऐसे आपने शो करना है, दिस इज माय इनर चैम्बर एंड दिस इज माय आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर इज फिल्ड विद 0.5 ml ऑफ क्लियर और वेसिकुलर फ्लूइड, एंड इनर चैम्बर इज हैविंग ग्रोइंग स्कोलेक्स और अडल्ट। ओके, क्लिनिकल फीचर्स, इसके क्लिनिकल के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। सो टाइप से समझते हैं पहले एनसीसी की, दैट इज पैरेन्काइमल एनसीसी एंड एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल एनसीसी।
पैरेन्काइमल एनसीसी मतलब जो ब्रेन के पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व कर रही है, इसको इन्वॉल्व कर रही है, ब्रेन के पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व कर रही है, लाइक इंक्लूड्स ब्रेन पैरेन्काइमा कॉजिंग सीजर्स एंड ऑल। एक्स्ट्रा पैरेन्काइमा कब होगा? जब ब्रेन को छोड़ के बाकी चीजों को इन्वॉल्व कर रही है, दैट इज मेनिंजेस, वेंट्रिकल, स्पाइनल कॉर्ड एंड सब इरेक्टिनॉइड स्पेस। बट ज्यादातर यू विल सी ब्रेन को ही अटैक कर रही है, एंड इट्स अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, very serious symptom, sorry. So NCC, very important, is the most common cause of adult onset epilepsy, throughout the world. Very important. पूरी दुनिया में, मैंने ये नहीं बोल रहा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अडल्ट ऑनसेट एपिलेप्सी, कि बच्चों को एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बचपन से ही ज्यादातर एपिलेप्सी होती है, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसको कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बचपन से ही होगी। बट एकदम अडल्ट आया एपिलेप्सी के साथ, आप क्या सोचते हो? इसको स्ट्रोक होगा। बिल्कुल सही सोचते हो आप, मैंने नहीं बोला आप गलत सोच रहे हो। स्ट्रोक हो सकता है, या कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है इन द ब्रेन, इसकी वजह से उसको सीजर्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। बट एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, दैट इज ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, कि अगर आपके पास एपिलेप्सी का पेशेंट आ रहा है, मान लो 30, 40 ईयर, 50 ईयर, 25 ईयर, 20 ईयर, एकदम उसको कभी पहले एपिलेप्सी नहीं हुआ था, कभी उसको सीजर का एपिसोड नहीं आया था, एकदम आ गया, आपने उसकी एमआरआई सीटी स्कैन करा के देखनी है। स्ट्रोक होगा तो भी पता लग जाएगा, अगर उसके अंदर ऐसी ग्रेनुलेशंस प्रेजेंट है कि आपको पता लग रहा है कि हाँ कुछ ब्रेन में कुछ ऐसे छोटे व्हाइट स्पॉट से आ रहे हैं, तो आपका ध्यान जाना चाहिए न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की वजह की तरफ, कि मैं इतना बोल रहा हूं कि एकदम एपिलेप्सी का कॉज आ रहा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाँ इट कैन बी ड्यू टू न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी नहीं है एनसीसी, एनसीसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अडल्ट ऑनसेट एपिलेप्सी। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दोनों में फर्क है, अडल्ट ऑनसेट शब्द अलग है। अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी, तो कई स्ट्रोक बोलते हैं, कई एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, बट आपके दिमाग में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी होना चाहिए। सो मेन सिम्टम इज सीजर्स, एपिलेप्सी चल रहा है, सीजर्स इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। और कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोसेफलस कैन बी प्रेजेंट, रेज्ड आईसीपी, आईसीपी क्या होता है? दैट इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एंड क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। सो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस भी कर सकता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। मेन कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्रॉनिक मेनिंजाइटिस इन इंडिया इज टीबी, tubercular meningitis, but it can cause the NCC, the neurocystic psychosis की वजह से there can be chronic meningitis. Other forms of cystic psychosis कौन कौन सी हैं? First is muscular, presents as muscle pain, weakness and pseudo hypertrophy. Pseudo hypertrophy क्या होता है कि basically muscles जो है बंदे की बड़ी बड़ी लग रही हैं। भाई आप मान लो मेरे को सूडो हाइपोट्रोफी हुई है ड्यू टू एनसीसी, मेरा दोस्त आके कहेगा भाई क्या मसल्स बनाई है, मैं सोचूंगा मैं जिम नहीं जा रहा, मैं कुछ खा पी नहीं रहा, मेरी मसल्स कैसे बन गई हैं? सो दिस इज माय सूडो हाइपरट्रोफी, कि अपने आप ही बन रही है, अपने आप ही देयर इज हाइपरट्रोफी, देयर इज इंक्रीज इन द सेल साइज ऑफ द मसल। क्यों सेल साइज इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज अंदर लार्वा इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, सबक्यूटेनियस सिस्टिक सर्कोसिस मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, में मैनिफेस्ट एज पैल्पेबल नोड्यूल्स, कि ऐसे नोड्यूल्स से बन गए, गिल्टियां सी बन गई ऑन अवर स्किन, अंडर द स्किन, सॉरी। तो दैट इज माय सबक्यूटेनियस सिस्टिक सर्कोसिस। एंड ऑक्यूलर मतलब आई, मैनिफेस्ट एज प्रोपोटोसिस, दैट इज क्या कहते हैं हमारा आईलिड, क्या कहते हैं उसको, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, डिप्लोपिया, देयर इज दो इमेज दिख रही है एक ऑब्जेक्ट की, एंड लॉस ऑफ विजन। अगर रेटिना ऑप्टिक नर्व तक पहुंच गया तो लॉस ऑफ विजन ही हो जाएगा। सो ऑक्यूलर सिस्टिक सर्कोसिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन। एपिडेम, तो एनसीसी इज प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ एपिलेप्सी वर्ल्ड वाइड। अब बंदे को स्ट्रोक आ गया, उसका ब्रेन का कोई पार्ट ही नेक्रोज्ड हो गया। स्ट्रोक पता ना क्या होता है? रप्चर ऑफ एनी ब्रेन वेसल, जिसकी वजह से जो वो ब्रेन वेसल जिस भी ऑर्गन को सप्लाई कर रही थी, जिस भी पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी नेक्रोसिस होगी, उसकी सेल डेथ होगी, क्योंकि नर्व्स तो न्यूरॉन्स तो दे डू नॉट डिजनरेट, है ना। स्ट्रोक की वजह से तो इरिवर्सिबल डैमेज हो गया पेशेंट को। बट
अगर एनसीसी की वजह से उसको एपिलेप्सी हुई है तो वो आप प्रिवेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, बोलो। उस बेचारे पेशेंट को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो, और आपको लग रहा है कि मैंने तो अभी तक सारे स्ट्रोक के ही केस देखे हैं एपिलेप्सी के, तो भाई आपने तो सारी जिंदगी के लिए उसको वो कर दिया ना, उसको कह दिया कि भाई तू तो ठीक ही नहीं होने वाला, और आपने अंदर जो सिस्टिक सर्कोसिस है उसको और डेवलप करवा रहे हो आप, ताकि वो और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सके। तो इसलिए एमआरआई सीटी इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड इसको प्रिवेंट कर सकते हो। रिपोर्टेड लेस फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, वाई मुस्लिम कंट्रीज में ये कम है, क्यों न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज लेस इन द मुस्लिम कंट्रीज? एक तो मेन रीजन इसका क्या है, जो मुस्लिम पीपल होते हैं, मुस्लिम पीपल डू नॉट ईट पोर्क, दे डू नॉट ईट पोर्क, दे डू नॉट ईट पिग्स, तो उसकी वजह से द न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस चांस बहुत कम हो जाता है। हाँ है ना, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब इंडियंस भी, मोस्टली इंडियंस 90-95% इंडियंस भी पोर्क नहीं खाते हैं, तो भी एनसीसी क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है इंडिया में एनसीसी? बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस, ड्यू टू पर्सनल हाइजीन, ड्यू टू अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। पोर्क तो हम भी नहीं खाते हैं, बट फिर भी हमारे अंदर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो रहा है। मुस्लिम कंट्रीज में कम है, बट फॉरेन कंट्रीज में पोर्क खाते हैं, तो उनका एक और फैक्टर बढ़ जाता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस उधर कम है इन द डेवलप्ड कंट्रीज, बट पोर्क वो खा रहे हैं, उसकी वजह से देयर इज हाई चांसेस ऑफ गेटिंग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अनकुक्ड पोर्क खाओगे कि पोर्क को आपने अच्छी तरह नहीं पकाया, एंड इसकी वजह से इट विल लीड टू दैट सेलुलेसे, द सिस्टिक सर्कोसिस सेलुलेसे टू सर्वाइव। इन इंडिया कहाँ का एनसीसी मिलता है? इन द नॉर्दर्न स्टेट्स में मिलता है, यूपी, बिहार एंड पंजाब। पंजाब में भी हाई केसेस ऑफ एनसीसी आर रिपोर्टेड। लैब डायग्नोसिस, so रेडियो इमेजिंग, सीटी स्कैन एंड एमआरआई ऑफ ब्रेन टू डिटेक्ट द सिस्टिक सर्काई, रिंग एनहेंसिंग लीजंस आर सीन। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी लीजंस आपको दिखती हैं? रिंग एनहेंसिंग लीजंस। रिंग एनहेंसिंग लीजंस कैसी होती हैं, दिखाता हूं आपको, कि ऐसा व्हाइट सा पूरा डॉट है और बीच में ऐसे स्कोलेक्स ग्रो कर रहा है। रिंग एनहेंसिंग लीजंस की ऐसी रिंग सी बनी हुई है, और बीच में आपको ऐसी ब्लैक सी डॉट दिख रही है, या व्हाइट सी बीच में डॉट दिख रही है। सो दिस इज माई रिंग एनहेंसिंग लीजन। ये देखो, देख रहे हो? ये क्या है? मेरा एक दैट रिंग है, और बीच में आप देख रहे हो इसको ब्लैक सा बीच में एक डॉट दिख रही है आपको। सो दिस इज माय रिंग एनहेंसिंग लीजन। यहां देखो, यहां पर भी आपको ग्रोइंग स्कोलेक्स दिख रहा है, सेलुलेसे दिख रहा है एमआरआई में, सिटी, दिस इज सिटी। देख रहे हो कितने सारे सेलुलेसे इज डिपॉजिटेड, कितने सारे सेलुलेसे इज डिपॉजिटेड इन द ब्रेन, और यहां पर भी आपको दिख रहा है। सो दिस इज द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट पेशेंट्स हैविंग एनसीसी। एंटीबॉडी डिटेक्शन यू कैन डन इन द सीएसएफ और सीरम। सीरम में भी दिखता है। क्यों सीरम में दिखता है? बिकॉज टीनिया जो होता है, उसका जो एम्ब्रियो होता है, वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके इधर जाता है, ब्लड वेसल में जाता है, जिसकी वजह से सीरम में भी आप डिटेक्ट कर सकते हो एंटीबॉडी, बट मेन स्पेसिमेन इज सीएसएफ ओनली। सो एंटीबॉडी आपने डिटेक्ट की थ्रू एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ईटीआईबी। ईटीबीआईबी एंजाइम इम्यून ट्रांसफर ब्लॉट। इसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ईटीबीआईबी इज ओनली डन फॉर एनसीसी। आपको मैं ईटीबीआईबी ज्यादातर और किसी में नहीं पढ़ाऊंगा, बट एनसीसी के लिए ही हमने एक स्पेशल वेस्टर्न ब्लॉट का ही एक फॉर्म है, दैट इज एंजाइम ट्रांसफर इम्यूनो ब्लॉट। ठीक है, इम्यून ट्रांसफर ब्लॉट। ठीक है, सो एंटीबॉडी डिटेक्शन इज लोअर कॉस्ट देन सीटी और एमआरआई, बट सीटी एमआरआई से हम प्रेफर करते हैं। अगर सीटी एमआरआई में हम कंफ्यूज्ड हैं, या पेशेंट कांट अफोर्ड द सीटी एमआरआई, देन यू कैन गो फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन एंड कंफर्म्स द इटियोलॉजी। आपको सीधा, अब आपने सीएसएफ में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पता कर लिया, आपको सीधा पता लगा कि इसका टीनिया सोलियम ही है। नहीं तो कितने सारी और भी कितनी सारी बीमारी हैं, विच कैन, इट कैन बी ब्रेन ट्यूमर ऑल्सो। आप ब्रेन ट्यूमर से कंफ्यूज कर सकते हो कि ऐसे छोटा सा ब्रेन ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो उसको सीजर्स आ रहे हैं, ऐसा भी आप सोच सकते हो। उसको कंफर्म करने के लिए वेदर यू विल डू द सीएसएफ एनालिसिस और यू विल सेंड द ब्रेन बायोप्सी, बट ब्रेन बायोप्सी आप नहीं करोगे, पहले आप सीएसएफ भेजोगे, तो आप ब्रेन ट्यूमर से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस को कंफ्यूज कर सकते हो। एंटीजन डिटेक्शन इन सीएसएफ ओनली, ELISA developed using monoclonal टीनिया सोलियम एंटीबॉडीज यूज्ड मेनली फॉर मॉनिटरिंग, कि पेशेंट को ट्रीटमेंट से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, उसके लिए आप एंटीजन डिटेक्शन करते हो।
फंडोस्कोपी, फंडोस्कोपी क्या होता है? टू सी द रेटिना। आप जब ऑप्थेल्मोलॉजी, जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, जब आप फंडोस्कोप पकड़ोगे या ऑप्थेल्मोस्कोप पकड़ोगे, तो आप जब रेटिना देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये रेटिना है, इसके ऊपर मुझे ऐसे डॉट डॉट से, ऐसे लार्वे से दिख रहे हैं। सो दैट 100% कंफर्म्स कि इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। ओके। हिस्टोपैथ, हिस्टोपैथ आपने बायोप्सी ली, आपने मसल की बायोप्सी ली या फिर आई की बायोप्सी, आई की तो चलो हम बहुत प्रिवेंट करते हैं, आई की नहीं आपने याद रखनी, आई हुई नहीं आपने याद रखनी। मसल्स की ले सकते हो आप, सबक्यूटेनियस टिश्यू ले सकते हो, ब्रेन की बायोप्सी विच इज वेरी 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 लास्ट डायग्नोसिस, वेरी वेरी लास्ट स्पेसिमेन यू शुड टेक टू डिटेक्ट द सिस्टी सर्काई। तो आपको देखोगे कि ये मेरा एक सिस्टी सर्काई है और बीच में ये मेरा ग्रोइंग स्कोलेक्स है, ये मेरा बीच में ग्रोइंग स्कोलेक्स है। देख रहे हो आप, यहां पर एरो डाला हुआ है बुक में, अपूर्वा शास्त्री की बुक है, अपूर्वा शास्त्री की ही पिक है कि ऐसे ग्रोइंग स्कोलेक्स एंड बीच में इधर खाली जगह, ये सारी क्या है, इधर वेसाइकुलर फ्लूइड भरा हुआ है। एफएनएससी जब आप करोगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यू हैव रेड वेरी वेल इन पैथोलॉजी। अगर आपको सिस्ट मिल गया, आपने सिस्ट बाहर निकाल रही, ब्रेन से आपने सिस्ट बाहर निकाल लिया, मसल से आपने सिस्ट बाहर निकाल ली, जब आपने उसकी एफएनएससी की, उसके पूरे स्पेसिमेन से बनाए एंड ऑल, जो भी करते पैथो में, बाय स्टेनिंग विद जीमसा स्टेन, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वायबल, नेक्रोटिक और कैल्सिफाइड सिस्टी सर्काई। कि आपने एफएनएससी से पता कराना है कि क्या वो सिस्टी सर्काई जिंदा है, वायबल है, या मर चुका है। अगर मर गया है तो क्या उस पे बॉडी ने कैल्सिफाई कर दिया है, कैल्सिफिकेशन हो गई है उस पे कि नहीं हो गई है, तो वो आपको एफएनएसी से पता लगेगा। कि अगर जिंदा है, अगर जिंदा होगा, वायबल होगा, तो आपको एक्सट्रीम ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ऐसे विग्रस ज्यादा डोज में ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। बट अगर वो मर चुका है तो आपको क्लियरिंग करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी ब्रेन की, बिकॉज जो सिस्टी सर्काई मर गया उसको आप बाहर कैसे निकालो। ओके, तो सर्जरी भी करनी पड़ती है सिस्टी सर्काई के। हाँ, अगर आप उसको जल्दी पकड़ लो तो सर्जरी कैन बी प्रिवेंटेड। अब एक होता है रिवाइज्ड डेल ब्रूटोस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये है एनसीसी को डायग्नोज करने का क्राइटेरिया। जैसे हमने ड्यूक्स क्राइटेरिया पढ़ा था, जोन्स क्राइटेरिया पढ़ा था इन हार्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड एक्यूट रूमेटिक फीवर, ऐसा ही एनसीसी का एक क्राइटेरिया, दैट इज रिवाइज्ड डेल ब्रूटोस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेडिसिन का फेवरेट टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी में तो शायद इसको पूछेंगे, बट ये मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए जब मैं आपको जॉन्स क्राइटेरिया, ड्यूक्स क्राइटेरिया पढ़ा रहा था, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, तब उसमें सिर्फ हम 2 क्राइटेरिया पढ़ते थे, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं, एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया एंड एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया। एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया एंड एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया। एब्सोल्यूट क्राइटेरिया का मतलब है कि अगर ये फाइंडिंग मिल गई तो सीधा सीधा एनसीसी है। अगर एब्सोल्यूट क्राइटेरिया की एक भी फाइंडिंग आपको मिल गई, सीधा एनसीसी है, विदाउट एनी सोचना पूछना कुछ भी। मेजर एंड माइनर आपको आगे बताता हूं कि कितने मेजर होने चाहिए, कितने माइनर होने चाहिए, कितने एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए आपको एनसीसी का डायग्नोस बनाने के लिए। सो एब्सोल्यूट क्राइटेरिया कि अगर तीनों में से एक भी चीज मिल गई तो भाई इसको एनसीसी है। फर्स्ट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द बायोप्सी ऑफ द ब्रेन लीजन, कि ब्रेन से आपने बायोप्सी ली, उसकी एचएनडी स्टेनिंग की, उसकी जीमसा स्टेनिंग की, तो आपको सीधा ये दिख गया, ये दिख गया, ग्रोइंग स्कोलेक्स दिख गया, सिस्ट दिख गई, सीधा भाई है इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अगला, न्यूरो इमेजिंग शोइंग सिस्टिक लीजन्स विद स्कोलेक्स। आजकल एमआरआई ये भी तक बता देती है हमें कि इसको जो लार्वा है ये ब्रेन ट्यूमर नहीं है, इसको लार्वा है स्कोलेक्स का। अगर उसने बता दिया है, न्यूरो इमेजिंग से हमें पता लग गया है, तो पता लग गया भाई, स्कोलेक्स पता करना था, पता कर गया, क्यों बाकी के टेस्ट हमने करवाने हैं फिर। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ सिस्टी सर्कस बाय फंडोस्कोपी, आपने आंख में फंडोस्कोपी में अगर उसको ऑक्यूलर सिस्टी सर्कोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो, रेटिना के नीचे या रेटिना के पीछे आपको उसके लार्वे दिख गए, तो सीधा बोलोगे कि इसको सिस्टी सर्कोसिस है। सो क्या क्या था, एक तो आपने बायोप्सी देखनी है ब्रेन की, अगर उसमें दिख गया तो है एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। अगर न्यूरो इमेजिंग से कंफर्म हो गया, स्कोलेक्स पता लग गया तो, या सब रेटिनल सिस्टी सर्कोसिस है कि रेटिना के पीछे आपको दिख ही गए हैं लार्वे। अगर तीनों में से एक भी चीज हो, एनसीसी है, मतलब सिस्टी सर्कोसिस है। जरूरी नहीं एनसीसी हो, सीसी ऑक्यूलर सिस्टी सर्कोसिस भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन तक अभी शायद वो ना पहुंचा हो, तो सिस्टी सर्कोसिस है। चलो, मेजर क्राइटेरिया,
न्यूरो इमेजिंग सजेस्टिव एनसीसी, आपने सीटी स्कैन देखी, आपको ऐसे गोले 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 दिख रहे हैं, आप मान सकते हो कि हाँ इसको स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस की वजह से बाद में उसकी कैल्सिफिकेशन हो गई है, जिसकी वजह से ऐसे हो गया। टीबी हो सकता है या फिर ट्यूमर हो सकता है, आपको सजेस्ट लग रहा है कि हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर। तो एक ये मेजर क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव ईटीआईबी। ईटीआईबी क्या था? दैट वाज माय वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट, अगर वेस्टर्न ब्लॉट में एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई हैं, वेस्टर्न ब्लॉट में एंटीबॉडीज आपने डिटेक्ट कर ली हैं ईटीआईबी में, एंजाइम ट्रांसफर इम्यूनो दिस ब्लॉट एसे, ठीक है, ट्रांसफर एसे, तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट क्राइटेरिया, दिस इज मेजर क्राइटेरिया। रेजोल्यूशन ऑफ सिस्टिक लीजंस आफ्टर एंटी पैरासिटिक थेरेपी, एमआरआई आपने करवाई, आपको लगा कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, आपने उसकी अल्बेंडाजोल स्टार्ट कर दी। जब आपने उसकी आईवी एल्बेंडाजोल स्टार्ट की या मेट्रोनिडाजोल स्टार्ट की, तो एल्बेंडाजोल स्टार्ट करने के बाद उसको 2-3 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया, पता लग गया भाई ये कोई पैरासाइट ही था, सीजर उसके खत्म हो गए। भाई सीजर्स को आप पहले जब पेशेंट आएगा आप सीधा उसको वेल्प्रोएट, फेनेटोइन या कार्बामेजिन या लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम दोगे कि उसका सीजर खत्म हो जाए। बट आपने अल्टीमेटली पहुंचना है ट्रीटमेंट की तरफ, आपने अल्टीमेटली सोर्स तक पहुंचना है, तो आपने एल्बेंडाजोल दे दी बिना टेस्ट किए, मतलब एमआरआई देखा, आपको लग रहा है कि सिस्टिक सर्कोसिस, आपने एल्बेंडाजोल स्टार्ट कर दी, उसको फर्क भी पड़ गया। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया, क्लिनिकल फीचर सजेस्टिंग ऑफ एनसीसी, कि सीजर्स आ रहे हैं उसको, दिस इज अ माइनर क्राइटेरिया। सीजर एक माइनर क्राइटेरिया है, हेड एक माइनर क्राइटेरिया है, रेज्ड आईसी भी एक माइनर क्राइटेरिया है। न्यूरो इमेजिंग फाइंडिंग्स कंपैटिबल विद एनसीसी बट नॉट हाईली स्पेसिफिक, वही शक है आपको एनसीसी का बट श्योर नहीं हो आप। पॉजिटिव सीएसएफ एलाइजा फॉर एंटीजन और एंटीबॉडी, एलाइजा आपने करवाया सीएसएफ का, उसमें पॉजिटिव आ गया, बिकॉज बेटा सीएसएफ में अगर पॉजिटिव भी आ जाता है, एनसीसी की एंटीबॉडी पॉजिटिव भी आ जाती है, तो भी 100% डायग्नोसिस नहीं बनाती कि इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ही है। इट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, और बहुत लेस सेंसिटिविटी है इन द सीएसएफ। एविडेंस ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस आउटसाइड द सीएनएस, की मस्कुलर है या नोड्यूल्स से बन गए हैं स्किन के ऊपर या सब रेटिनल सिस्टिक सर्कोसिस है। एक होता है एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया कि रेजिडेंस इन या फ्रीक्वेंट ट्रेवल टू एंडेमिक एरिया, एक एरिया में बहुत सारे पहले से ही न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के केस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वहां पर कॉन्टेमिनेटेड फूड हो सकता है, ओपन डेफिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उस एरिया में पहले ही बहुत सारे केस आ रहे थे, तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया बन गया। या तो आप एक जगह पे गए हो, सपोज करो एक मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्री में नहीं है एनसीसी, कम है होता है बट कम है, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होगा, तो वो किसी एक एरिया में ऐसे गया, कोई और कंट्री में गया, अमेरिका में गया, उधर एनसीसी है, तो वो जब वापस आया सीजर होने लगे उसको, तो डॉक्टर का कहां ध्यान जाना चाहिए कि हाँ इसको हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल क्राइटेरिया। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद पर्सन इन्फेक्टेड विद टीनिया सोलियम, किसी और को टीनिया सोलियम की इन्फेक्शन हुई है घर पे, मान लो मेरे भाई को कोई हुई है टीनिया सोलियम की इन्फेक्शन, हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसने कहा कि इसको पेट में कीड़े हैं, तो पेट में कीड़े टीनिया सोलियम, वो एग्स में शेड, वो उसकी फीसिस में एग्स आ रहे हैं, वो हम सेम टॉयलेट यूज कर रहे हैं, सेम बाथरूम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं भी उसके कॉन्टैक्ट में आ जाऊंगा और मेरे को भी टीनिया सोलियम की इन्फेक्शन हो सकती है और आगे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है। ओके, एविडेंस ऑफ एक्सपोजर ऑफ पैरासाइट, सो डायग्नोसिस आपने कैसे बनाना है कि पक्का 100% एनसीसी ही है, व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट ओनली वन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया भी आपको मिल गया, या फिर 2 मेजर हो प्लस 1 माइनर हो प्लस 1 एपिडेमियोलॉजिकल हो। अगर ये 4 चीजें होंगी और एब्सोल्यूट नहीं है तो आप डेफिनेटिव एनसीसी कर सकते हो, बट अगर एक भी एब्सोल्यूट क्राइटेरिया मिल गया तो एनसीसी है 100%। एक और भी होता है प्रोबेबल एनसीसी, दैट इज यू डोंट हैव टू रिमेंबर। ट्रीटमेंट, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? दैट इज अल्बेंडाजोल या प्राजिक्वेंटल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव फॉर सीजर्स, हाइड्रोसेफलस, एंड सर्जरी भी आपको करनी पड़ेगी। अब जो सिस्ट अब अंदर जमा ही हो गई है, मर गई है, कुछ कर ही नहीं सकते, उसको बाहर निकालना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम कॉज कर रही है। प्रिवेंशन, गुड पर्सनल हाइजीन, इतनी खतरनाक बीमारी, सिंपल प्रिवेंशन, गुड पर्सनल हाइजीन, इफेक्टिव फीकल डिस्पोजल, वही ओपन डिफिकेशन ही आपने करनी। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टिनल टीनियसिस, कि अगर उसको जीआई इंफेक्शन हुई है तो सीधा उसको ठीक कर दो, अल्बेंडाजोल
कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, वो टीनिया मर जाएगा, वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और क्या, स्टॉप या कंट्रोल ईटिंग द पोक एंड अदर मीट्स। दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो प्रिवेंशन, लिख सकते हो आप इसको भी। शॉर्ट नोट ऑन एनसीसी, बहुत 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 बार ये आता है, लैब डायग्नोसिस ऑफ एनसीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस में आप ये क्राइटेरिया लिख सकते हो, दैट इज रिवाइज डेल ब्रूटोस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। लिख सकते हो क्या, लिखो। ये मेडिसिन की स्टैंडर्ड बुक्स से मैं लेके आया हूं ये डाटा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। एक अच्छे डॉक्टर बनना भी इंपॉर्टेंट है, कल पेपर पास करना नहीं इंपॉर्टेंट। पेपर पास करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डॉक्टर बनना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे डॉक्टर बनना। पॉजिटिव एजेंट ऑफ एनसीसी, एनसीसी की इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? टीनिया सोलियम का अडल्ट, टीनिया सोलियम का एग नो, टीनिया सोलियम का एम्ब्रियो नो, लार्वा दैट इज सिस्टिसर्कोसिस सेलुलोसे। Definitive diagnosis of NCC is according to Del-Bruto criteria can be made by positive ELISA। मतलब एक चीज अगर आपको मिल गई तो आप सीधा बोल सकते हो कि इसको एनसीसी है। एलाइजा की वजह से नो, अगर एलाइजा पॉजिटिव आ गया तो आप उसको नहीं बोल सकते कि वो है एनसीसी है। सीजर्स आ गए, नो। पेरिफेरल इसिनोफिलिया हुआ, नो। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्कोलेक्स ऑन न्यूरो इमेजिंग, एमआरआई में मुझे पता ही लग गया कि स्कोलेक्स है तो एनसीसी है भाई, सिंपल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसीसी, नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसीसी। तो बेटा अब एनसीसी है, आपको लगेगा कि एल्बेंडाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस, बट अगर आपने एल्बेंडाजोल को ऑप्शन में नहीं देखा, आपने सीधा मेट्रोनिडाजोल देख लिया, आपको लगेगा उसी की फैमिली का है, अजोल है, तो आप वहां पर फंस गए। एल्बेंडाजोल इज डिफरेंट ड्रग, मेट्रोनिडाजोल इज डिफरेंट ड्रग, कीटोकोनाजोल इज डिफरेंट ड्रग। निडाजोल्स अलग होते हैं, अल्बेंडाजोल्स अलग होते हैं, एंड अजोल्स अलग होते हैं। तो ये फार्माकोलॉजी की जो आपको वो है नॉलेज इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर इज एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन नॉट, आप कॉट्रिमोक्सोजोल भी डाल सकते हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए। सो यू शुड लर्न दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन साइट ऑफ सिस्टिसर्कोसिस, कौन सी साइट कॉमन नहीं है? ब्रेन कॉमन है, आई कॉमन है, मसल कॉमन है, लिवर इज नॉट कॉमन। ड्रग थेरेपी विद एल्बेंडाजोल मे इनिशियली वर्सन द सिम्टम्स, आपने आईवी एल्बेंडाजोल दी उसको या ओरल एल्बेंडाजोल दी, उसके सिम्टम्स और वर्स हो गए, सीजर उसको एकदम आने शुरू हो गए, बट उसको है एनसीसी। तो इसका कारण क्या हो सकता है, खुद सोचो। ड्रग रेजिस्टेंस, नो। एल्बेंडाजोल कॉजेज सेरेब्रल एडिमा, नो। इंक्रीजेस आईसीपी, नो। द डाइंग लार्वे ट्रिगर इन्फ्लामेशन, जो लार्वे मर रहे हैं उसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या होगी, इन्फ्लामेशन बढ़ गई है, कॉजिंग प्रॉब्लम्स। 21 ईयर ओल्ड वेजिटेरियन फीमेल, अब उन्होंने यहां पर पोर्क वाली फीमेल लिख देते कि जो पोर्क खाती है, तो भाई फिर तो सीधा ही पता लग जाना था, बट उन्होंने अभी आपको फंसा रहे हैं वो क्वेश्चन में। अभी वेजिटेरियन है, चलो ठीक है वेजिटेरियन है, कुछ नहीं खा रही वो, कोई मीट मूट नहीं खा रही। प्रेजेंटेड विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर, वॉमिटिंग, हेडेक, वर्टाइगो, वर्टाइगो मतलब चक्कर आना। एमआरआई शो सिस्टिक लीजन इन ब्रेन पैरेन्काइमा, सिस्ट से बने हुए हैं, बट अभी पता नहीं है कि वो उसके ही हैं, स्कोलेक्स के हैं, सिस्ट बने हुए हैं। Which surgery was performed? The cyst was surgically removed, which appeared, उसकी सर्जरी आपने कर दी, सिस्ट रिमूव कर दिए। तो सिस्ट जब आपने रिमूव किए तो वो येलोइश व्हाइट इन कलर थे, 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर के थे, कंटेनिंग ब्लैडर सैक लाइक व्हाइट स्पॉट। सो दिस इज सिस्टिसर्कस सेलुलोसे एंड दिस इज माय एनसीसी। तो यहां पर उसको वेजिटेरियन, इसको ये नहीं कि उसने पोर्क खाया था, क्योंकि वो अनहाइजीनिक, उसने पर्सनल हाइजीन या ओपन डिफिकेशन, आई डोंट नो विच इज द कॉज, उसकी वजह से उसको एनसीसी हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Please share if you like my content to your juniors, to your seniors, to your batchmates, to your friends of the different colleges, and please be kind to humans, animals, and friends. Thank you. Bye bye.